इस वीरान घाटी में रहते हुए मुझे तकरीबन 1 साल हो गया था। वहाँ तरह तरह के किस्से सुनने को मिलते थे। घाटी के लोग तमाम अंधविश्वासों को ढोते हुए जी रहे थे। तांत्रिक और पाखंडी लोग अपने हिसाब से तरह तरह की कहानियां गढ़कर लोगों को डराते रहते थे। वह घाटी ओझाओं और पुजारियों की ऐशगाह थी। पढ़ाई लिखाई का वहाँ माहौल ही नहीं था। जब मैं घाटी में आया था तो लोगों के द्वारा मुझे तमाम तरह की चेतावनियां दी गईं। मुझे बताया गया कि मधुगंगा के किनारे दिन में पिशाच नाचते रहते हैं और रात में भूत सड़क पर खुले आम बारात निकालते हैं। एक बारगी तो मैं बुरी तरह से डर गया था, लेकिन नौकरी की मजबूरी थी, इसीलिए मुझे वहाँ रुकना पड़ा। बस्ती से तकरीबन 100 मीटर दूर मेरा सरकारी मकान था। वहाँ से मधुगंगा साफ नजर आती थी। मेरे घर और मधुगंगा के बीच 200 मीटर चौड़ा बंजर खेत था, जिसमें बस्ती के जानवर घास चरते थे। मेरे घर से एकदम लगी कच्ची सड़क आगे जाकर पक्की सड़क से जुड़ती थी। अस्पताल भी मेरे घर से आधा किलोमीटर दूर था। मैं एक डॉक्टर की हैसियत से वहाँ पहुँचा था। जाते ही डरावनी कहानियाँ सुनकर मेरे होश उड़ गए। कुछ दिनों तक मैं वहाँ पर अकेला रहा, लेकिन मुझे देर रात तक नींद नहीं आती थी। विज्ञान पढ़ने के बावजूद वहाँ का माहौल देखकर मैं भी डरने लगा था। रात को जब खिड़की से मधुगंगा की लहरों की आवाज़ सुनाई देती तो मेरी घिघी बच जाती थी। आखिरकार मैंने गांव के ही एक नौजवान को नौकर रख लिया। वह भग्गू था। बस्ती के तमाम लोगों की तरह वह भी घोर अंधविश्वासी निकला। मेरे मना करने के बावजूद वह उन्हीं बातों को छेड़ता रहता जो भूत प्रेतों और तांत्रिकों के चमत्कारों से जुड़ी होती थी। भग्गू के आने से मुझे बड़ा सुकून मिलता था। वह मज़ेदार खाना बनाता था और घर के तमाम काम सलीके से करता था। वह रहता भी मेरे साथ ही था। उसे साथ रखना मेरी मजबूरी भी थी। उस बड़े घर में अकेले रहना ठीक नहीं था। कही सुनी बातों से कोई खौफ ना भी हो तो भी बात करने के लिए एक सहारा तो चाहिए ही था। भग्गू ने मेरा अकेलापन दूर कर दिया था। वहाँ नौकरी करते हुए 1 साल बीत गया। इस बीच मैंने पिशाचों की कहानियाँ तो खूब सुनी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भूत पिशाच या चुड़ैल का सामना करना पड़ा हो। अब तो मैं वहाँ रहने का आदी हो गया था। इलाके के लोग मुझसे खुश रहते थे। दिन हो या रात, मैं मरीजों को हर समय देखने के लिए तैयार रहता था। मुझे इन गरीब लोगों की सेवा करने में बड़ा सुकून मिलता था। आमतौर पर मेरे पास मरीज तब आते थे जब बहुत देर हो चुकी होती थी। पहले वे लोग झाड़ फूंक कराते थे, फिर तंत्र मंत्र आजमाते थे और आखिर में अस्पताल आते थे। इसी वजह से कई लोग भयानक बीमारियों की चपेट में आ गए थे। मैंने महसूस किया था कि तांत्रिक, ओझा और नीम हकीम जानबूझकर लोगों का सही इलाज ना कर अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर उनका जम कर शोषण करते हैं। घाटी में मैं इलाज के लिए मशहूर हो गया था। मुझसे उन पाखंडी लोगों को बेहद चिढ़ होती थी। सोगढ़ शास्त्री की अगुवाई में उन्होंने मेरी खिलाफत भी की, लेकिन वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। आखिरकार उन्होंने हार मान ली। सोगढ़ शास्त्री के लिए मेरे मन में ऐसी नफरत भर गई थी कि मैंने उससे बात करना ही बंद कर दिया था। उस धूर्त से शायद मैं कभी नहीं बोलता, मगर एक घटना ने मेरा मुंह खुलवा दिया। वह पूर्णिमा की रात थी। धरती चांदनी की दूधिया रोशनी में नहा रही थी। घर के पिछवाड़े की खिड़की से मैं मधुगंगा की मचलती लहरों को साफ साफ
देख सकता था। धरती का यह रूप कभी कभार ही देखने को मिलता था। उस रात को मैंने जो कुछ भी देखा वह मेरे रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। रात के 10 बज चुके थे। बस्ती के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। पिछली रात भयंकर तूफान आया था, इसीलिए बिजली गुल गई थी। मैं चारपाई पर बैठा पिछवाड़े की खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहा था। अभी मैं मस्ती में डूबा ही था कि सामने बंजर खेत में झाड़ियों के बीच एक चेहरा दिखाई दिया। सफ़ेद धोती में लिपटी एक औरत घुटनों के बल बैठी थी। उसके सिर का पल्लू पूरे मुंह को ढके हुए था। उसका दायां हाथ नहीं हिल रहा था, लेकिन बायां हाथ लगातार हिलता जा रहा था। ऐसा लगता था मानो अपना हाथ हिलाकर वह मुझे अपनी तरफ बुला रही है। मेरी रगों में दौड़ता खून जैसे जमकर बर्फ बन गया हो। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें निकल आई। काफी देर तक मैं उस चेहरे को देखता रहा। वह अपनी जगह उसी तरह बैठी हाथ हिला रही थी। मैं टॉर्च जलाकर भग्गू के कमरे की ओर गया। वह सो रहा था। मैंने उसे जोर से हिलाकर जगाना चाहा, पर वह बार बार घूं घूं करता और करवट बदल कर मुंह फेर लेता था। हार कर मैंने उसके कान में फुसफुसाया, उठो भग्गू, पिछवाड़े में देखो तो क्या है, क्या है। उसकी नींद उड़ गई। वह सकपका कर उठ बैठा। चलो मेरे साथ, अपनी आंखों से देख लो। कहते हुए मैं भग्गू को अपने कमरे तक ले आया। भग्गू ने ज्यों ही उस चेहरे को देखा, वह कांपता हुआ मुझसे लिपट गया। सामने का नज़ारा देखते ही वह देर तक हाँफता रहा और फिर बोला, आज तो मौत सामने आ गई साहब। डायन है वह, उसने हमें देख लिया है, इसीलिए हाथ हिलाकर बुला रही है। अब 100 गढ़ शास्त्री ही हमें बचा सकते हैं, पर उनके घर जाएं कैसे? बाहर निकलते ही दुष्ट डायन हमारा खून पी जाएगी। मर गए आज। अचानक बाहर सड़क से खांसी की आवाज़ सुनाई दी। मेरी जान लौट आई। जान बचाने को आतुर भग्गू ने लपक कर दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। अचानक उसका चेहरा खिल गया। कंधे पर झोला लटकाए 100 गढ़ शास्त्री आते हुए दिखे। उन्हें देखते ही भग्गू जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, शास्त्री जी, इस दुष्ट डायन से हमें बचाओ। मैंने पिछवाड़े की ओर देखा। वह डायन अभी भी हाथ हिलाकर हमें बुला रही थी। इसी बीच 100 गढ़ शास्त्री भी वहां आ गया। डरा हुआ भुग्गू ने उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, किस्मत से ही आप इतनी रात को दिख गए। शास्त्री जी, आप नहीं आते तो डायन हमें मार डालती। मैं तो पास वाले गांव से पूजा करके लौट रहा था। भग्गू, तू चिल्लाया तो चला आया, वरना साहबों की चौखट लांघना मेरे जैसे तांत्रिक की हैसियत में कहाँ। शास्त्री मुझे ही सुना रहा था, लेकिन मेरी समस्या यह थी कि उस समय मुझे उसकी मदद की जरूरत थी। मैंने मुड़कर पिछवाड़े की ओर देखा। डायन अभी भी हाथ हिलाए जा रही थी। मैं डर गया और माफ़ी मांगते हुए बोला, माफ़ करना शास्त्री जी, भूल चूक हो ही जाती है। इस समय आप ही हमें बचा सकते हैं। वह देखिए, पिछवाड़े में 2 घंटे बीत गए, पर वह डायन अभी भी वहीं बैठी है। आप कुछ कीजिए ना। पिछवाड़े में बैठी डायन का चेहरा देखकर एक बारगी 100 गढ़ शास्त्री भी डर गया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। डर के मारे उसका हलक सूख गया। भग्गू से 1 लोटा पानी मांगकर उसने पूरा लोटा गटक लिया। फिर 100 गढ़ शास्त्री बोला, पहली बार मैं इतनी अनाड़ी चुड़ैल को देख रहा हूँ। आज यह यहाँ तक आ पहुँची है। बहुत भयंकर है यह, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं मंत्र पढ़ता हूँ। 100 गढ़ शास्त्री मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते हुए
उसका चेहरा इतना भयानक हो रहा था कि डायन से कम उससे ज़्यादा डर लग रहा था। उसने आंखें मूंद ली थी और मंत्रों की आवाज़ के साथ हाथों से अजीब अजीब इशारे भी कर रहा था। अचानक से जोर की हवा चली और पिछवाड़े में बैठी डायन ने दिशा बदल ली। उसने सिर झुका लिया और उसका हिलता हाथ भी थम गया। भग्गू के चेहरे पर मुस्कान तैर गई, लेकिन मेरा माथा ठनक गया। धन्यवाद शास्त्री जी, आपने बहुत मंत्र पढ़ लिए, लेकिन यह डायन अपनी जगह से हिल नहीं रही है। अब मैं खुद जाकर इससे निपटता हूँ। कहते हुए मैं बाहर को लपका। पगला गया है क्या? खून चूस डालेगी वह तेरा, शास्त्री ने गुस्से में आकर कहा। लेकिन मैं बाहर निकलकर डायन की ओर बढ़ा। रुक जाओ साहब, भग्गू चिल्लाया, मगर तब तक मैं डायन के एकदम सामने जा पहुंचा था। एक सूखी झाड़ी पर पुरानी धोती कुछ इस तरह से लिपटी थी कि दूर से देखने पर वह घुटनों के बल बैठी किसी औरत की तरह लगती थी। टहनी पर लटका पल्लू जब हवा के झोंकों से डोलता तो ऐसा लगता जैसे वह हाथ हिलाकर किसी को बुला रही हो। सच्चाई जानकर मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आने लगी। मैंने झाड़ी पर लिपटी वह पुरानी धोती समेटी और वापस लौट आया। मुझे देखते ही सोगढ़ शास्त्री का चेहरा उतर गया। सिर झुकाए चुपचाप वह अपने घर को चल दिया। इस निगोड़ी झाड़ी ने कितना डराया साहब, मैं तो डर के मारे अकड़ ही गया था। भग्गू ने कहा, तुमने अपने मन को इस तरह की किस्से कहानियां सुन सुनकर इतना डरा लिया है कि तुम्हारी नज़र भूत प्रेतों के अलावा अब कुछ देखती ही नहीं है। तुम्हारे इसी डर के सहारे सोगढ़ शास्त्री जैसे लोग चांदी काट रहे हैं। मैंने भग्गू को समझाया। ठीक कहते हो साहब। घड़ी की ओर देखकर भग्गू ने कहा, रात का 12 बज चुके थे। मैं रात भर यही सोचता रहा कि भूतों का भूत इन सीधे साधे लोगों के दिमाग से कब भागेगा। सोगढ़ शास्त्री जैसे तांत्रिकों की दुकानदारी आखिर कब तक चलती रहेगी। तो दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।